नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो G20 पर मन की बात में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर G20 के आयोजन को सफल बनाना है। हर शहर में होगी G20 की बैठक। G20 समिट के लिए पूरा देश तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने G20 को लेकर भी अपने संबोधन में जिक्र किया है। इस वक्त की बड़ी खबर G20 पर मन की बात में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 के आयोजन को सफल बनाना है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हर शहर में होगा G20 की जो बैठक है वो हर शहर में होगी। G20 समिट के लिए पूरा देश तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में G20 का जिक्र किया है। इसी दौरान उन्होंने ये भी बोला है कि G20 के आयोजन को सफल बनाना है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि हर शहर में होगी G20 की बैठक। G20 समिट के लिए पूरा देश तैयार है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर G20 पर मन की बात में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 के आयोजन को सफल बनाना है। और रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर मन की बात में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरा देश चंद्रयान 3 की बात कर रहा है। चंद्रयान 3 की जितनी बात की जाए उतनी कम है। नया भारत जितना जानता है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया और साथ ही कहा पूरा देश चंद्रयान 3 की बात कर रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चंद्रयान 3 की जितनी भी बात हो उतनी कम है। इसी के साथ आपको बता दें कि बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मन की बात में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उनके कार्यक्रम का 104वां एपिसोड था, जहां पर उन्होंने चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए कहा कि पूरा देश आज चंद्रयान 3 की बात कर रहा है। चंद्रयान 3 की जितनी भी बात हो उतनी ही कम है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा नया भारत जितना जानता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की बात करते हुए कहा है कि नया भारत जीतना भी जानता है। और साथ ही इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि चंद्रयान 3 ने जिस तरीके से दुनिया में अपना नाम किया है वो वाकई ही एक बड़ी इस दौरान बड़ी बात है। रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर पदक विजेता खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पदक विजेता खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की है और साथ ही खेल में युवा देश का नाम बढ़ा रहे हैं। हमारे सपने और प्रयास दोनों बड़े हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में भी भारत ने परचम लहराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के एपिसोड में इस दौरान खिलाड़ियों से बातचीत की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में भारत ने अपना परचम लहराया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में पदक विजेता खिलाड़ियों से भी चर्चा की है और साथ ही आपको यह भी बता दें कि खेल में युवा देश का नाम बढ़ा रहे हैं, यह भी कहा है। रुक करते एक और बड़ी खबर का, हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर कि चंबा में इस दौरान भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई है तीव्रता। कई दिनों से जारी है भूस्खलन। तबाही से आम जनजीवन है अस्त व्यस्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हिमाचल प्रदेश से, जहां पर आपको बता दें कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तबाही से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, क्योंकि वहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई है तीव्रता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कई दिनों से जारी है भूस्खलन। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि तबाही से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दें कि रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई है तीव्रता और कई दिनों से जारी है भूस्खलन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश भी जारी है। और इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि तबाही से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर।
चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। हरियाणा से बड़ी खबर, जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है। उन्होंने शोभा यात्रा निकालने की जगह मंदिरों में करे पूजा, ये कहा है। ब्रजमंडल शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। 31 जुलाई की यात्रा को देखते हुए लिया गया है फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर ब्रजमंडल शोभा यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हरियाणा से, जहां पर बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शोभा यात्रा निकालने की जगह पर मंदिरों में ही पूजा अर्चना करें। ब्रजमंडल शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है और इसी के साथ 31 जुलाई की यात्रा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर हरियाणा से आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ ही बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है और इसी के साथ शोभा यात्रा निकालने की जगह पर उन्होंने ये कहा है कि मंदिरों में ही पूजा अर्चना करें। ब्रजमंडल शोभा यात्रा की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। 31 जुलाई की यात्रा को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर शोभा यात्रा को लेकर हिंदू जो संगठन है वो शोभा यात्रा निकालने की बात कह रहे थे, उन्होंने ऐलान भी किया था। अब उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने ब्रजमंडल शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है, यह भी जानकारी दी और साथ ही 31 जुलाई की यात्रा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा से, जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है। इसी के साथ शोभा यात्रा निकालने की जगह मंदिरों में करें पूजा अर्चना। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा है शोभा यात्रा को लेकर, आप भी सुनिए। महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहां घटनाक्रम हुआ है, तो वहां की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहां भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से क्योंकि एक महीना पहले एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है, लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए होती है। और रुक करते एक और बड़ी खबर का। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जोलीग्रांट हवाई अड्डे पर सीएम धामी ने किया है उनका स्वागत। कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल और लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन भी किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर उत्तराखंड के दौरे पर है आज जेपी नड्डा और इसी को लेकर वो जोलीग्रांट एयरपोर्ट भी पहुंचे हैं, जहां पर सीएम धामी ने उनका स्वागत किया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस दौरान इस बैठक में, कोर कमेटी की बैठक में वो शामिल भी हो रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं और आज कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। इसी के साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और जोलीग्रांट हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि वो कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही यहां पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री, सांसदों सहित कई और भी दिग्गज नेता इसमें रहेंगे और इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर इस कोर कमेटी की बैठक में मंथन भी किया जाएगा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं उत्तराखंड, कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई है या नहीं अभी तक? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो उत्तराखंड के दौरे पर हैं और जब वो उत्तराखंड पहुंचे तो पुष्कर सिंह मुख्यमंत्री हैं जो, उन्होंने उनका स्वागत किया और वो आज हरिद्वार दौरे पर हैं और हरिद्वार में वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की कार्यक्रम को भी वहां पर सुना और अब जो है कोर कमेटी की बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी, क्योंकि अभी आने वाले समय में उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव भी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के सामने एक सबसे बड़ा चुनाव बागेश्वर उपचुनाव है, जो कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंद्रनाथ दास के निधन के बाद से वो
सीट खाली थी, उसको लेकर भी चर्चा होने के आसार हैं। इसी के साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर वो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। अभी वर्तमान समय की बात की जाए तो 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और साथ ही साथ 3 राज्यसभा सीटों पर भी बीजेपी ही काबिज है। और इन सीटों पर सबसे बड़ी बात है कि अपनी पकड़ और मजबूती बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से वो जीत का आह्वान करेंगे। इसी के साथ आज जेपी नड्डा के साथ जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम और प्रभारी रेखा वर्मा वो भी मौजूद रहेंगी, क्योंकि बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होनी है। और जेपी नड्डा शाम 5 बजे तक अपने सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इसके बाद वो गंगा आरती भी करेंगे। साथ ही साथ जो बीजेपी के तमाम नेता हैं और उत्तराखंड सरकार के कई कैबिनेट मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। 2024 की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी हैट्रिक मारने से पीछे नहीं हटने वाली है, क्योंकि बीजेपी यही रूपरेखा तैयार कर रही है कि 2024 के चुनाव में उत्तराखंड में कैसे तीसरी बार हैट्रिक मारी जाए और इस पूरी रूपरेखा को तैयार करके इसे धरातल पर उतारने का कार्य किया जाएगा। फिलहाल जेपी नड्डा से जो प्रदेश के कार्यकर्ता हैं वो कुछ गुरु मंत्र जरूर लेंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, अगर बात की जाए तो इस बार क्या कौन कौन से प्रत्याशी कहां से उतारे जाएंगे, इस पर मंथन हो सकता है क्या? फिर से जिस तरीके से बीजेपी हमेशा से रहती है कि युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, तो क्या एक बार फिर से उत्तराखंड में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? निश्चित रूप से बीजेपी कब नए प्रत्याशी की घोषणा कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव की लिस्ट आनी बाकी है। जब तक लोकसभा चुनाव की लिस्ट नहीं आती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई एक सीट पर कई दावेदार हैं और बीजेपी ऐसे में सबसे बड़ा दांव उसी पर खेलती है जिसकी वोट मार्जिन सबसे ज्यादा होता है उत्तराखंड में। तो ऐसे में नए प्रत्याशियों के आने की उम्मीद भी है, लेकिन बीजेपी कब घोषणा करेगी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी ये कोर कमेटी की ग्रुप की बैठक है, इसके बाद केंद्रीय स्तर पर भी बैठक होनी है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में अभी ज्यादातर सीटों पर लोकसभा में बीजेपी ही काबिज है, राज्यसभा में काबिज है। हालांकि 23 सीट विधानसभा में हारी है, उसको लेकर भी आज मंथन होना है। मंथन के दौरान क्या नई रूपरेखा तैयार होती है तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। जी हिमांशु, कोर कमेटी के अलावा क्या कुछ और भी ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पर जेपी नड्डा जाएंगे, उन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे? निश्चित से कोर कमेटी की बैठक के बाद वो हरिद्वार के साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में जिस वक्त पीएम पुष्कर सिंह धामी की एक मुहिम चली है अतिक्रमण को लेकर, जहां पर लगातार सीएम धामी का बुलडोजर चल रहा है, अवैध जो संपत्ति है उन जो भूमाफियाओं ने कब्जाई है उनको हटाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, उसका ड्राफ्ट भी अब तैयार हो चुका है। विधानसभा सत्र से पहले उसको लाने की भी कार्य योजना बना रही है। कार्य समिति जब गठित की गई तो सबसे बड़ा सवाल है कि अब कब तक कितना समय और ड्राफ्ट सौंपने में सरकार को लगेगा। जैसे ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा तो उसके बाद ही विधानसभा में इसको लेकर चर्चा शुरू होगी, सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा हो सकती है, क्योंकि यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। और आज एक बार फिर अगर जेपी नड्डा के साथ इन चीजों की शुरुआत होती है, इन चीजों को लेकर चर्चा होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा 2024 के चुनाव को लेकर ये मुद्दा बनने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर मदेर ट्रेन हादसे में सीतापुर के 5 लोगों की मौत हुई है। कल हुआ था चेन्नई के मदुरै में ट्रेन हादसा, जहां पर घायलों का अस्पताल में हो रहा है इलाज। मृतकों के घर जाकर जांच में जुटी है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, और इसी को लेकर आपको ये भी बता दें कि मृतकों के घर जाकर जांच में जुटा है प्रशासन। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि मदुरै ट्रेन हादसे में सीतापुर के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कल हुआ था चेन्नई के मदुरै में इस दौरान ट्रेन हादसा, और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मृतकों के घर जाकर जांच में जुटी है पुलिस। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रशासन लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, और साथ ही मृतकों के घर पर भी जाकर इस दौरान जांच की जा रही है। कल हुआ था चेन्नई के मदुरै में ट्रेन हादसा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, घायलों का अस्पताल में भी इलाज जारी है। और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस हादसे में करीब 9 लोगों की मौत हो चुकी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरीके से हादसा हुआ था, ट्रेन में आग लगी थी, इस दौरान 9 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई थी, इसको लेकर अब जो जांच चल रही है, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट?
ये मैं पंकज जी आपको बता दूं, चेन्नई के मदुरई ट्रेन हादसे में सीतापुर के जो है 20 लोग यात्री थे और उसमें जो है 5 लोगों की मौत हो गई है। और ये जो है रेल विभाग ने जो है जारी किया है, एक मतलब लिस्ट जारी की है जिसमें जो है 5 लोगों की सीतापुर के यात्रियों की मौत हुई है। और प्रशासन जो है मृतक परिजनों के घर पहुंचा और जहां पे जांच पड़ताल करके जो है सीतापुर से जो है लखनऊ के लिए जो है रवाना हुआ है। और मृतक हैं उनके शव को लेकर सीतापुर लाया जाएगा और उनके परिवार वालों के हवाले किया जाएगा। ठीक, आशीष, खबर ये भी निकलकर सामने कि अवैध रूप से सिलेंडर इस ट्रेन में लेकर जा रहे थे और उसी वजह से यह हादसा हुआ है। जो रेल विभाग ने जो वहां पे जारी किया है उसमें ये बताया गया है कि भतीम ट्रेडर्स के नाम से एक यहाँ पे संचालित किए थे और वो जो है यहाँ से यात्रियों को लेकर हर बार जो है उनको ट्रेन से लेकर जाया करते थे। और उनका जो है वो सुबह 4 बजे जो है ट्रेन में जो है जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है उससे जो चाय बना रहे थे, शायद जो जानकारी मिली है उसके हवाले से जानकारी मिली, सिलेंडर लीकेज होने के कारण जो है ऐसा हादसा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। चलिए, रुक करते एक और बड़ी खबर का तमिलनाडु से। बड़ी खबर जहां पर तमिलनाडु के मदुरै में ट्रेन हादसे का यह मामला है, जहां पर मदुरै हादसे में मृतकों के शव आज पहुंचेंगे लखनऊ। लगभग 2:30 बजे चेन्नई से ये लाए जाएंगे शव। 4 पैसेंजर, 6 एक्सकोर्ट के लोग भी लखनऊ पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि 14 पैसेंजर और 6 एस्कॉर्ट के लोग भी लखनऊ पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको तमिलनाडु से बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि तमिलनाडु के मदुरै में ट्रेन हादसे का ये पूरा मामला है, जहां पर मदुरै हादसे में मृतकों के शव आज लखनऊ पहुंचेंगे और लगभग 2:30 बजे चेन्नई से ये शव लाए जाएंगे। और इसी के साथ 14 पैसेंजर, 6 एस्कॉर्ट के भी लोग भी लखनऊ पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रुक करते एक और बड़ी खबर का। विधानसभा का मानसून सत्र देहरादून में होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 5 सितंबर से 8 सितंबर तक ये मानसून सत्र चलेगा। मानसून सत्र में इस बार 600 से अधिक प्रश्न उठेंगे। पक्ष विपक्ष के विधायकों से अब तक 597 प्रश्न मिले हैं। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने ये जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जानकारी दी है कि इस बार लगभग 600 प्रश्न इस बार सत्र में उठेंगे। विधानसभा का मानसून सत्र देहरादून में ही होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 सितंबर से 8 सितंबर तक मानसून सत्र चलेगा। इसी के साथ मानसून सत्र में इस बार 600 से अधिक प्रश्न उठेंगे। पक्ष विपक्ष की बात करें तो विधायकों से अब तक 597 प्रश्न मिले हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने ये पूरी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र देहरादून में ही होगा। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि 5 सितंबर से 8 सितंबर तक ये मानसून सत्र चलेगा। मानसून सत्र में इस बार 600 से अधिक प्रश्न भी उठेंगे। रुक करते एक और बड़ी खबर का। घोसी उपचुनाव में बीजेपी का चुनाव प्रचार। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आज मऊ पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सराय शादी स्थित स्कूल के मैदान में भी जनसभा होगी। दारा सिंह चौहान के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सराय शादी स्थित स्कूल के मैदान में जनसभा होगी और दारा सिंह चौहान के पक्ष में डिप्टी सीएम इस दौरान जनता से वोट करने की अपील करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर घोसी उपचुनाव में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हो चुका है और आज मऊ पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम, जहां पर सराय शादी स्थित स्कूल के मैदान में ये जनसभा होगी। दारा सिंह चौहान के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील करेंगे उप मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर घोसी उपचुनाव में बीजेपी का चुनाव प्रचार। चलिए, रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, नई नगरीय प्रशासनिक इकाई बनाना अच्छी बात है। मुंशियारी को भी नगर पंचायत का दर्जा इस दौरान दिया जाए। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि लेकिन ये नगर कुव्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। रावत की तरफ से ये भी कहा है, सड़क टूटी पड़ी है, नालियां बंद पड़ी हैं।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर हरीश रावत का बयान सामने आया है और उन्होंने कुव्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते हुए वो नजर आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। नई नगरीय प्रशासनिक इकाई बनाना अच्छी बात है, लेकिन मुंशियारी को भी नगर पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन ये नगर कुव्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। रावत की तरफ से ये कहा गया है। सड़क टूटी पड़ी है, नालियां बंद पड़ी हुई हैं। हरीश रावत ने ये भी कहा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे, साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया है और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कुव्यवस्था को लेकर सरकार को वो घेरते नजर आए। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। कुछ नई नगरीय प्रशासनिक इकाइयां बनाई और कुछ का विस्तार किया। बहुत अच्छी बात है, जिनमें मुंशियारी को भी नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। बल्कि हमने 2016 में भी ये दर्जा दिया था, लेकिन उस समय लोग ग्राम पंचायती व्यवस्था में रहना चाहते थे। खैर, राय बदलती रहती है, अच्छी बात है। मगर मैं मोटे तौर पर सरकार से एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सारे नगर हमारे छोटे हों या बड़े हों, नगर निगम हो या नगर। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।